वेलकम एवरीवन। आज हम लोग आपका सेकंड पार्ट करेंगे यूनिट 8 का। तो इससे पहले हम लोग ने जो मैसिव ओपन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनके बारे में पढ़ाई किया था। और आज पढ़ेंगे कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, और 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या थे और उनमें इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू जो है एग्जाम में आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो हर एक पार्ट जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और आखिर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, जैसे वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल, एक्सटर्नल। ऐसे बहुत टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट किए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। अगर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कंप्यूटर्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। मतलब वो क्या काम करते हैं उनके ऊपर बेसिस करके उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है मेरा एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। फिर आता है आपका मिक्स्ड। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो वो एनालॉग कंप्यूटर हमारे को फिजिकल मेजरमेंट दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग फ्रिज में जो रेगुलेटर लगाते हैं वो हम लोग को दिखाता है हार्ट बीट, या फिर प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वो सब दिखाता है। तो वो सब क्या हो गया? वो हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो जो भी हम लोग को फिजिकल फॉर्म में कोई कैलकुलेशंस दिखाते हैं और फिजिकल प्रेजेंस दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे जो बाइक चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं उनमें आपका स्पीडोमीटर रहता है जिससे दिखाया जाता है कि गाड़ी का कितना स्पीड है। या फिर हम लोग घर में जब प्रेशर का मशीन रखते हैं तो उसमें क्या दिखाता है, हम लोग का ब्लड प्रेशर कितना है। या फिर बहुत सारे अभी मशीन आ गए जिसमें आपका ब्लड शुगर दिखाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे घर में पीसी है, मोबाइल है, ये सब क्या है आपका? ये है डिजिटल कंप्यूटर, जहाँ पर हम लोग जो भी डाटा रहता है, जो भी आउटपुट दिखाता है कंप्यूटर, वो सब इन द डिजिटल फॉर्म रहता है। और तीसरे में आता है आखिर में मिक्स्ड। तो मिक्स्ड क्या हो गया? इसमें आपका एनालॉग एनालॉग प्लस डिजिटल। इसमें आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स मिले हुए रहते हैं। इसे कहा जाता है मिक्स्ड, या फिर बहुत सारे जगहों पे कहा जाता है इसको हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे आप देखेंगे कि आप हॉस्पिटल्स में जब जाएंगे तो हॉस्पिटल में आपका हार्ट बीट मेजर करने के लिए पेशेंट का एक मशीन को यूज किया जाता है। उसमें फिजिकली तो हार्ट बीट को मेजर किया जाता है, पर जो आउटपुट दिखाया जाता है उससे डिजिटली दिखाया जाता है। जैसे ऐसे ऐसे कुछ एक दिखाया जाता है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका मिक्स्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स आपके प्रेजेंट है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 तरीके के कंप्यूटर होते हैं।
पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हम लोग का मोस्ट यूजुअल, जो हम लोग पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, इन सब को क्या बोला जाता है? आपका बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर। फिर माइक्रो कंप्यूटर से सेकेंड लेवल पे अगर जाए तो फिर आता है हम लोग का वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, आप अगर वीडियो देखोगे यूट्यूब में तो वहां पर देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर अपने वर्क स्टेशन दिखाते हैं। वो अपने स्टूडियो दिखाते हैं और वहीं पे आपका वर्क स्टेशन दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गेमिंग करता है तो गेमिंग में आप देखोगे उसका पीसी के साथ कनेक्टेड है स्पीकर, पीसी के साथ कनेक्टेड है आपके स्पीकर, प्लस 2 मॉनिटर लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका वर्क स्टेशन, जहां पर आपका बहुत कुछ मिला के दिखाया जाता है कि कंप्यूटर के साथ बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ काम किया जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन के बाद आएंगे आपके मिनी फ्रेम पे। 3 नंबर पे आते हैं हम लोग मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसेस में जो काम होते हैं उनमें जो कंप्यूटर्स होते हैं एक साथ मतलब ऐड कर दिए जाते हैं कि एक जगह पे कोई डाटा अगर चेंज होगा तो दूसरी जगह पे भी वो दिखाई देगा। तो मेन फ्रेम में क्या किया जाता है? व्यू कंप्यूटर्स, व्यू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। इसमें कुछ ही कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से आपके कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्ट किया जाता है इसको। तो इसे कहा जाता है आपका मिनी फ्रेम। उसके बाद आता है आपका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बिल्कुल आपके मिनी फ्रेम जैसा ही है, बस मेन फ्रेम में क्या है, जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं उनका नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। या फिर कोई बड़े ऑफिसेस में जो होते हैं जहां पर 500 या फिर 700 लोग एक साथ काम करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर आपके मेनी कंप्यूटर्स का जो नॉलेज है एक ही कंप्यूटर में रहता है और वो एक दूसरे से आपका इंटरकनेक्टेड रहता है। तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो है कुछ कंप्यूटर्स को संभालता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है सभी कंप्यूटर्स को एक जगह पे संभालता है। फिर आते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर अगर कहा जाए तो ये है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आपका। सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इसे आपके नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डाटा, फिर आपका स्टॉक मार्केट, ये सब के लिए यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर। सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। अब इनमें से जो क्वेश्चंस है उनको देख लेंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर है, आपको अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ वहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। अगर सुपर कंप्यूटर्स की बात की जाए, अगर सुपर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर में जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है आपका मोस्ट पावरफुल
जो सबसे पावरफुल आपका सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। ये मुझे भी नहीं पता था, पर आज मैंने जब नोट्स बनाने स्टार्ट किए, इस वीडियो के लिए मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तब मैंने इंटरनेट पे इस चीज को पढ़ा था कि सबसे जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर। और वो कौन से कंट्री में? तो वो है आपके यूएसए में। ये कब बना सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर? ये सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना जून 2022 को। तो इससे पहले सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो फिर वो था फुगैकू। और ये कहाँ का सुपर कंप्यूटर था? तो ये था आपका जापान का। तो हम लोग में से ज्यादातर इसी को पढ़ते हैं कि फुगैकू सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, पर अभी के टाइम पे अगर सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो वो है आपका फ्रंटियर, जो कौन से कंट्री का है? यूएसए का। अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम, इंडिया का सबसे पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है आपका परम सिद्धि AI। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का? तो वो है आपका फ्रंटियर। अगर आपका ऑप्शन में नहीं रहा फ्रंटियर तो आप ऑप्शन में टिक करके आएंगे फुगैकू, जो कि जापान का है। और इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फिर वो है परम सिद्धि AI। अब हम लोग देखेंगे 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है। सबसे पहले जनरेशंस को लिख लेते हैं। ये आपका हो गया पहला जनरेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 एंड 5। तो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किससे बनाया गया था? तो उसको बनाने के लिए यूज किया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही याद रखना है कि पहला जनरेशन में क्या यूज किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आपका क्या यूज किया गया था कंप्यूटर्स के लिए? तो वो है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन अगर देखा जाए तो थर्ड जनरेशन के लिए क्या यूज किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के लिए क्या यूज किया गया था? तब वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसमें क्या यूज किया जा रहा है? तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्यादातर आपके वैक्यूम ट्यूब पूछा जाता है या फिर ट्रांजिस्टर्स पूछा जाता है। पहला जनरेशन में क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। और दूसरे जनरेशन में क्या यूज किया जाता था? तो फिर वो थे आपके ट्रांजिस्टर। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल आपको दो याद रखना है। पहला है आपका एनियक, और दूसरा आपका एडवैक। ये दो कंप्यूटर्स थे आपके फर्स्ट जनरेशन के, और इसको आपको याद रखना है। तो आप यही अगर देख लेंगे, यही याद रखेंगे, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। अब देखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सीपीयू।
अगर पार्ट्स ऑफ सीपीयू देखा जाए तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ सीपीयू है वो है आपका अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है कि इसे किस लिए यूज किया जाता है, ताकि कंप्यूटर में जितने भी आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिकल दूसरे में अगर देखा जाए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद हम लोग आते हैं सेकंड पे, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में ओवरऑल सब काम देखता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फाइल को डाउनलोड किया, अब वो फाइल डाउनलोड होने के बाद वो कहाँ पर सेव किया जाएगा, उसे कहाँ पर इंस्टॉल करना है, उसका आइकन कहाँ पर सेव करना है, ये सब जो है ये सब काम होता है कंट्रोल यूनिट का। मतलब ओवरऑल आप कंप्यूटर में अगर देखोगे जितने भी काम होते हैं वो सब कैसे किए जाएंगे उसे यूज करते हैं आपका कंट्रोल, उसके लिए यूज किया जाता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद आता है आपका तीसरा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है। आप जितना भी डाटा को सेव करते हैं उस डाटा को सेव करके रखना ताकि वो डिलीट ना हो जाए, तो वो काम होता है आपका मेमोरी यूनिट का। तो पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू अगर बेसिक देखा जाए तो फिर तीन है, अरिथमेटिक, कंट्रोल और मेमोरी यूनिट। अब इसके बाद देखेंगे दूसरे पार्ट्स को। तो नंबर 4 में आपका रजिस्टर। 4 में है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर आपके टाइप ऑफ मेमोरी होते हैं जो कि आपका सीपीयू में रखा जाता है, एंड दिस इज द रजिस्टर्स आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं जो कि आपका फास्टेस्ट मेमोरी होता है और इन्हें सीपीयू में रखा जाता है। दिस इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में जितने भी टाइप के मेमोरी होते हैं उनमें से सबसे फास्ट और एक्सपेंसिव मेमोरी होता है आपका रजिस्टर। उसके बाद है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप नाम से ही समझ सकते हो कि किसी भी सिस्टम में मदरबोर्ड क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मदरबोर्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि वही आपका मेन सर्किट है। कि कोई भी कंप्यूटर में आपका मदरबोर्ड अगर करप्ट होगा या फिर खराब हो जाएगा तो फिर कंप्यूटर का चलना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर में मेन सर्किट है। और ये कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है आपके सीपीयू में। मदरबोर्ड के बाद देखेंगे बसेस। तो बसेस क्या होते हैं? बसेस आपके कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पेरिफेरल सिस्टम्स। अब ये पेरिफेरल सिस्टम्स क्या होते हैं? पेरिफेरल सिस्टम हो गया जैसे कि आपका माउस, फिर आपका माउस हो गया, स्पीकर हो गया,
मैंने जैसा भी अटैच करके रखा, पेन, टैबलेट, माइक, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके एक्सटर्नल सिस्टम या फिर पेरिफेरल सिस्टम्स हो गए। तो बसेस क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम को एक दूसरे से अटैच करते हैं। तो ये काम है आपका बसेस का। बसेस के बाद देखेंगे हम लोग लास्ट में स्टोरेज, डिवाइस। तो जो भी डाटा है उन सब को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस रहते हैं वो आपके सीपीयू में, कुछ कुछ डिवाइसेस जो रहते हैं वो आपके सीपीयू में अटैच रहता है, तो उन्हें कहा जाता है आपके स्टोरेज डिवाइसेस। तो पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू आपके साथ हो गए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर, मदरबोर्ड, बसेस और स्टोरेज डिवाइस। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी अगर देखा जाए तो फिर पहले हम लोग इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैच मेमोरी के बारे में। कैच मेमोरी आपका बहुत छोटा मेमोरी होता है। कैच मेमोरी जो है वो साइज में काफी छोटा होता है, पर इसका स्पीड आपका काफी ज्यादा होता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में आता है कि डू यू एक्सेप्ट द कुकीज और नॉट। कुकीज का मतलब क्या होता है, ये कैश मेमोरी होता है। मतलब जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपके प्रेफरेंसेस को जानना चाहता है और ये प्रेफरेंसेस कहाँ पर सेव होता है, ये सब होता है आपके कैश मेमोरी में। जैसे आप कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में भी देखोगे कि बहुत बार ऑप्शन आता है कि डिलीट कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी से हम लोग मतलब वेबसाइट जो है उसमें हम लोग जब ओपन करते हैं तब वो और भी अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे प्रेफरेंस क्या होते हैं और ये प्रेफरेंस जानने के लिए यूज किया जाता है कैच मेमोरी को। अगर आप कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आपका वेबसाइट जो है वो अच्छी तरीके से आपके प्रेफरेंसेस को जान नहीं पाता है और ये स्लो तरीके से काम करता है। तो ये है आपका कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी के बाद हम लोग आएंगे कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी के बाद हम लोग आएंगे रैम। तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म देखेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये है आपका रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मेमोरी होता है ये एक आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। मतलब जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक इसमें जो भी मेमोरी आप सेव करते हो वो सब रहता है। बाकी आप जब सिस्टम बंद कर देते हो तब इसमें जितना भी मेमोरी रहता है वो भी आपका चला जाता है। तो ये है आपका रैम या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। जो रैम है वो आपके दो प्रकार के हैं। एक है आपका डायनामिक रैम, डायनामिक, और दूसरा है आपका स्टैटिक। तो डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में अगर डिफरेंस देखा जाए तो फिर डायनामिक रैम आपका डायनामिक रैम जो होता है
डायनेमिक रैम में आपका रिफ्रेशिंग यूनिट रहता है, रिफ्रेशिंग यूनिट। डायनेमिक रैम में आपका रिफ्रेशिंग यूनिट रहता है और स्टैटिक रैम में आपका नो रिफ्रेशिंग यूनिट। इसे आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर आप लोग को समझा दूंगा। इससे कैसे याद करना है वो भी बता दूंगा। इसमें रिफ्रेशिंग यूनिट रहता है, इसमें रहता है नो रिफ्रेशिंग यूनिट। स्टैटिक रैम जो होता है ये होता है आपके फास्टर, और डायनामिक रैम जो होता है ये होता है आपका स्लोअर। स्टैटिक रैम में अगर देखा जाए तो स्टैटिक रैम में आपका होता है एक्सपेंसिव, और ये होता है आपका चीप। तो अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायनामिक रैम क्या होता है। तो डायनामिक रैम अगर बात किया जाए तो डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम दोनों आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी के पार्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपके वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब आपका जब सिस्टम चलता है इसमें मेमोरी रहता है, और जब सिस्टम ऑफ होता है तब इसमें जितना भी मेमोरी रहता है वो आपका हट जाता है। तो डायनामिक अगर स्टैटिक वर्ड देखा जाए तो स्टैटिक वर्ड से क्या याद आता है आपको? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब क्या होता है? जो आपका इंफॉर्मेशन सेम रहेगा। अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन सेम रहता है तो फिर आपको उसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई अगर इंफॉर्मेशन आपका सेम रहा, मान लीजिए ताजमहल किसने बनाया है? शाहजहां। इसे आपको बार बार रिफ्रेश करना नहीं होता, तो इसलिए इसमें आपका नो रिफ्रेशिंग यूनिट। और डायनामिक मतलब क्या होता है? जो आपका चेंज होते रहता है। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर्स पहले कौन सा था, तो फिर वो था फुगाकू। पर अभी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फिर वो हो गया आपका फ्रंटियर, जो कि आपका यूएसए ने बनाया। तो ये इसलिए इसका रिफ्रेशिंग यूनिट रखा जाता है कि इससे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है कि इसका कोई भी इंफॉर्मेशन सेम नहीं रहता। तो फिर स्टैटिक अगर देखा जाए, स्टैटिक इसलिए आपका फास्टर होता है। फास्टर क्यों होता है? क्योंकि इस पर न्यू इंफॉर्मेशन नहीं देखना पड़ता है। जैसे ताजमहल किससे बना है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो शाहजहां। ऐसा नहीं होगा पहले शाहजहां, अब 200 साल बाद हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब, फिर 300 साल बाद अकबर। ऐसा नहीं होता। स्टैटिक रैम में आपका इंफॉर्मेशन सेम रहता है, इसलिए ये फास्टर रहता है। डायनेमिक रैम में आपका स्लोअर रहता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो बार बार चेंज होते रहता है। फिर स्टैटिक रैम जो होता है, स्टैटिक रैम आपका फास्टर होता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है। कंप्यूटर में ये आपका रूल ऑफ थंब है कि कोई भी चीज जो ज्यादा फास्टर होगा उसका कीमत जो है वो ज्यादा होगा, दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव। और ये कंपेरेटिवली आपका स्लोअर है, इसलिए ये कंपेरेटिवली आपका सस्ता होता है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोम के बारे में। तो रोम अगर देखा जाए, ROM, रोम का फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी। और ये जो रोम है ये है आपका नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो इसको अगले स्लाइड में लिखते हैं, इसमें ज्यादा ही कंजस्टेड हो जाएगा। तो हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? वो रोम के बारे में।
रोम का पूरा नाम क्या है? तो फिर रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी होता है ये आपका नॉन वॉलेटाइल, एक सेकेंड, तो रीड ओनली मेमोरी जो है ये आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम जो होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब कंप्यूटर ऑफ करने पे इसके इसमें जो मेमोरी सेव किया जाता है वो आपका हट नहीं जाता है। इसी कारण से जो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर्स है वो आपका बायोस रखते हैं रोम में। बायोस क्या है? तो बायोस है आपका बेसिक इनपुट आउट। तो बायोस क्या है? तो ये है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस में क्या किया जाता है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, जैसे कि आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब कंपनी का लोगो दिखाता है, फिर कुछ सेकंड लोडिंग होता है और फिर से स्टार्ट होता है। तो यही काम है आपका बायोस। बायोस को यूज किया जाता है ताकि कंप्यूटर जो है सही तरीके से आपका स्टार्ट हो पाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। और इसलिए बायोस को जो है बायोस को यूज किया जाता है आपका, बायोस को रखा जाता है आपके रोम में। क्योंकि अगर मान लीजिए बायोस को हम लोग रखते हैं रैम में, तो जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ किया जाएगा तो इससे मेमोरी सब हट जाएगा और ये कैसे ऑन होना है इसको पता नहीं होगा। और जब हम लोग बायोस को रोम में रखते हैं तो क्या होता है, हम लोग को पहले कंप्यूटर को पहले से पता होता है, चाहे कंप्यूटर कभी भी शट डाउन किया जाए, स्विच ऑफ किया जाए, कुछ भी किया जाए, उसे पता होता है कि कब उसे स्टार्ट होना है और किस प्रोसेस को फॉलो करना है उसे स्टार्ट होने के लिए। तो इसलिए आपका रोम जो होता है रोम में रहता है आपका बायोस। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार आता है कि बायोस किस में रहता है। तो बायोस रहता है आपके रोम में। अब रोम अगर देखा जाए तो रोम आपका तीन टाइप का होता है। तीन टाइप के होते हैं। तो रोम का जो पहला टाइप होता है उसे कहा जाता है पी रोम। जो दूसरा टाइप होता है उसे कहा जाता है ईपी। और जो तीसरा टाइप होता है वो उसे कहा जाता है डबल ई पी। अब रोम का तो फुल फॉर्म पता है आपको, खाली पी का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं। यहाँ पर पी का फुल फॉर्म है आपका प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल। ईपी का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने।
ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम, और ये होगा डबल ई में आपका है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो पहले हम लोग PROM प्रॉम के बारे में बात करते हैं। ये है आपका प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है, एक बार आप जब कोई प्रोग्राम सेट कर लेते हो, एक बार मान लीजिए आपने कुछ डाटा इसमें सेव कर लिया, तो फिर वो डाटा आप चेंज नहीं कर सकते हो। मान लीजिए जैसे बायोस का एग्जांपल है, बायोस में क्या किया आपने, कोई डाटा जो है उसे सेव कर लिया एक बार, उस डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते हो। डाटा कांट चेंज्ड। अब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा आपका सेम रहेगा। ये है आपका प्रोग्रामेबल रोम। फिर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम, सॉरी बार बार मैं गलत कर रहा हूँ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है, आप डाटा को चेंज कर सकते हो, पर इसके लिए आपको चाहिए, डाटा को आप चेंज कर सकते हो पर इसके लिए चाहिए आपको यूवी लाइट्स। आप यूवी लाइट से जो डाटा है उसे मिटा सकते हो और फिर आप डाटा उसमें चेंज कर सकते हो। तो ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है, आप यूवी रेज यूज ना करके इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो। इसको फिर से देख लेंगे। रोम के 3 टाइप्स है। पहला है PROM प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते। फिर इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम, जहां पर आप डाटा को चेंज कर सकते हो पर डाटा जो है उसे आपको यूवी लाइट से मिटाना होगा। और इसमें आप डाटा को चेंज कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी से आप डाटा को मिटा सकते हो। तो ये हो गया आपका रोम। इसके बाद देखेंगे मेमोरी। तो मेमोरी अगर इसके बाद देखा जाए तो फिर आपके 2 प्रकार के होते हैं। मेमोरी जो होता है आपके और भी 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी। पहला आपका प्राइमरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी अगर देखा जाए, प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट एक्सेस होता है। डायरेक्ट एक्सेस मतलब अगर कंप्यूटर चाहे तो यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, आपका होता है रैम और आपका रोम। इनमें जो भी आपका डाटा सेव किया हुआ है, इसे अगर कंप्यूटर चाहे तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है आपका प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि आप देखेंगे अगर आपके कंप्यूटर में रैम या फिर रोम नहीं रहेगा, इनमें से दोनों सिस्टम में अगर कोई सा सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर आपके कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो ये है आपके डायरेक्ट एक्सेस रैम और रोम, तो इससे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। फिर हम लोग आएंगे सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है नो डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट इसमें क्या होता है,
इसमें आपका सपोर्ट लेना पड़ता है रैम का। आपने मान लीजिए कौन पेन ड्राइव लाया है और उस पेन ड्राइव में आपका कोई मूवी है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो, जैसे कोई पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में आपने जो भी डाटा रखा है, मान लीजिए आपके पास एक मूवी है, तो उस मूवी को सबसे पहले एक्सेस कौन करेगा, तो एक्सेस करेगा आपका रैम। और रैम जब इस मूवी को एक्सेस करेगा तब जाके ये कंप्यूटर में आपका मूवी स्टार्ट होगा। तो इसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी एक्सेस, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपका कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं ये काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ मेमोरी को कहा जाता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। फिर है आपका ऑप्टिकल ड्राइव। तो मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सा आता है, तो मैग्नेटिक डिस्क में आता है हार्ड ड्राइव, और आ जाता है आपका फ्लॉपी डिस्क। फिर हम लोग अगर ऑप्टिकल ड्राइव देखें तो ऑप्टिकल ड्राइव में क्या आता है, तो ऑप्टिकल ड्राइव में आते हैं सीडी और डीवीडी। सीडीज एंड डीवीडीज आते हैं आपके ऑप्टिकल ड्राइव में। तो जो भी आपका सीडी के फॉर्म में होता है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल ड्राइव में, और मैग्नेटिक डिस्क में रहता है आपका हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। अब हम लोग लास्ट टाइप ऑफ मेमोरी देखेंगे। आखिरी टाइप ऑफ मेमोरी जो है उसे भी दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, और ये सबसे आसान है। जितने भी मेमोरी हम टाइप्स पढ़े हैं उनमें से सबसे आसान है ये। क्या है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो इसका तो आप लोग खुद से समझ गए होंगे, मैं तब भी इसको एग्जाम्पल देके एक बार बता देता हूँ। इंटरनल क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर पहले से प्रेजेंट रहता है। जैसे क्या हो गया आपका एसएसडी, हार्ड ड्राइव, एचडीडी, फिर आपका रैम, रोम। तो जो भी आपका मेमोरी पहले से आपके सिस्टम में अपलोडेड है, मतलब सिस्टम में यूज किया जा रहा है, उसे कहा जाता है इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या आ गया, एक्सटर्नल में आ गया हमारा पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे एक्सटर्नल मेमोरी। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही था, और अगले सीपीयू का फुल फॉर्म एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे आप लोग में से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, तब भी एक बार लिख देता हूँ। सीपीयू क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग चलिए चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और आप इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ नाइस डे।